मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूं कि जो हम उर्वरक देते हैं, डीएपी है, एमओपी है, जिंक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और भी बहुत सारे उर्वरक देते हैं, उनके कुछ न्यूट्रिएंट्स, उनके कुछ पोषक तत्व मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाते हैं जो जड़ों को उपलब्ध नहीं हो पाते। और ये जब फिक्स हो जाते हैं तो पौधे इनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये मिट्टी में धीरे धीरे फिक्स होते रहते हैं और ये उपलब्धता इनकी नहीं होती। तो ये हम क्या ऐसे उपाय करें कि ये जो पहले से मिट्टी में फिक्स हो चुके तत्व हैं, ये कैसे फसल को मिल सके। पहले तो मैं ये बताऊंगा कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि हमें क्या ऐसे उपाय करें कि जो पहले कई सालों से जो फिक्स हो चुके हैं पोषक तत्व, वो कैसे उपलब्ध हो ताकि हम अगली फसल में कम खाद डालें। क्योंकि बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो कई सालों से मिट्टी के अंदर जमा होते जा रहे हैं और वो घुल नहीं पा रहे हैं, उनकी घुलनशीलता नहीं हो रही है, सॉल्युबिलिटी नहीं हो रही है, वो केमिकली फिक्स हो गए हैं या मिट्टी के कणों के बीच में फंस गए हैं, जो लेयर्स होती है मिट्टी की। तो उनको कैसे हम निकालें? देखिए, जो सबसे ज्यादा फिक्स होने वाला तत्व है वो है फास्फोरस। जो भी हम फास्फोरस की खाद देते हैं, डीएपी देते हैं, एसएसपी देते हैं, एनपीके देते हैं, उसका बहुत कुछ मात्रा फास्फोरस की मिट्टी में फिक्स हो जाती है। तो ये एक ऐसा तत्व है जो मिट्टी के अंदर बढ़ता जा रहा है और इसकी घुलनशीलता काफी कम होती है, बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत क्रियाशील होता है, मतलब बहुत सारे कंपाउंड के साथ अघुलनशील कंपाउंड्स बना लेता है जो पानी में घुलते नहीं है और फिक्स हो जाता है। पोटेशियम फिक्स होता है लेकिन ये कम होता है, पोटेशियम कुछ मात्रा इसकी लीच कर जाती है, ये मिट्टी की जो लेयर्स होती है उसके बीच में फिक्स हो जाता है। इसके बाद जो हम देखते हैं जिंक, ये भी फिक्स काफी मात्रा में हो जाता है। आयरन है, ये भी काफी मात्रा में फिक्स हो जाता है। कैल्शियम जो है ये अम्लीय मृदा में उपलब्ध नहीं हो पाता। मैग्नीशियम ये अम्लीय मृदा में उपलब्ध नहीं हो पाता। इसी तरह से जिंक, कॉपर के, इसके आयरन के साथ कॉपर है, ये भी मिट्टी में जो अधिक पीएच होती है वहां पे ये उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये हम देखते हैं कि अधिकांश जो पोषक तत्व मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाते हैं। जहां तक बात है नाइट्रोजन की, ये मिट्टी के अंदर ऐसे फिक्स नहीं होता है, या तो पानी के साथ घुल करके ये नाइट्रेट के साथ मिट्टी नीचे चला जाता है, या गैस बन करके ऊपर उड़ जाता है। तो मिट्टी के नीचे से जाता है तो नाइट्रेट आयन के रूप में जाता है, ऊपर उड़ता है तो अमोनिया के रूप में या नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में या N2 के रूप में ये नुकसान इसका हो जाता है। ये फिक्स नहीं होता लेकिन मिट्टी में नुकसान होता है। सल्फर भी मिट्टी के अंदर सल्फेट के रूप में, सल्फर जो है सल्फेट के रूप में ये मिट्टी के नीचे चला जाता है। तो नाइट्रोजन, सल्फर ऐसे हैं कि ये मिट्टी के अंदर फिक्स तो नहीं होते लेकिन इनका नुकसान हो जाता है, रुक नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो पोषक तत्व हैं ये मिट्टी के अंदर ही रहते हैं, ना तो ये पानी के साथ मिल करके जमीन के नीचे जाते हैं, ना ये गैस बना के ऊपर चले जाते हैं। तो ये ऐसे इसेंशियल आवश्यक पोषक तत्व हैं जो मिट्टी के अंदर बढ़ रहे हैं और इनकी उपलब्धता बढ़ाना जरूरी है। तो हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं कि जिससे जो पहले की खाद के दिए हुए जो पोषक तत्व हैं वो भी हमारी फसल को मिल जाए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ पोषक तत्व अम्लीय मृदा में फिक्स हो जाते हैं और कुछ की उपलब्धता बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी तरह से कुछ लवणीय क्षारीय मृदा में कुछ की उपलब्धता ज्यादा होती है और कुछ फिक्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होगा, मृदा सुधार करना होगा। अगर अम्लीय मिट्टी है तो देखिए इसमें जो कैल्शियम, मैग्नीशियम है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, और जो क्षारीय लवणीय मृदा है इसमें जिंक है और कॉपर है, मैग्नीज है, ये उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो कुछ उपलब्ध होते हैं, कुछ नहीं हो पाते। तो सबसे पहले हमें इनका सुधार करना चाहिए। अम्लीय, लवणीय या क्षारीय मिट्टी है उसका सुधार करें। अब अम्लीय मृदा को हम चूना डाल के सुधारना चाहिए, चूना डालें। क्षारीय मृदा जिसमें सोडियम ज्यादा है, जिप्सम डाल के सुधार करें। लवणीय मृदा है उसका निच्छालन, लीचिंग सुधार करें। जब तक हम इन मिट्टी सुधार नहीं करेंगे, इनके अंदर मिट्टी के पोषक तत्व को फिक्स करने की ताकत बनी रहेगी। तो ऐसी मिट्टी में पोषक तत्व फिक्स हो ही जाते हैं चाहे हम कोई भी उपाय करें। तो सबसे पहले हम कोशिश ये करें मृदा सुधार करें, और एक बार में मृदा सुधार नहीं होता। अगर बहुत ज्यादा अम्लीय है या क्षारीय है या लवणीय है तो फिर उसमें ज्यादा सालों तक, कई वर्षों तक हमें सुधार करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मृदा सुधार करना है। दूसरा काम हमें यह करना है कि किसी भी तरह से मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ानी है, क्योंकि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया है, एक्टोमाइसिटीज है, फंगस है, ये अपने अंदर से कार्बनिक अम्ल निकालते हैं, कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड्स निकालते हैं,
एंजाइम्स निकालते हैं। तो जो ये फिक्स हो चुके हैं, फास्फोरस है जैसे जिंक है, खासतौर से फास्फोरस, ये सॉल्वलाइज होता है। तो फास्फोरस को सॉल्वलाइज कराने के लिए हम पीएसबी का प्रयोग करते हैं, फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं, बायो फर्टिलाइजर आता है। पोटेशियम के लिए हम केएमबी का प्रयोग करते हैं, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जिंक को भी रिलीज करने वाले बायो फर्टिलाइजर आते हैं। तो जितने ज्यादा सूक्ष्मजीव होंगे, उनकी एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, तो ये इसके अलावा बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स निकालते हैं, रसायन निकालते हैं, अलग अलग प्रकार के रसायन निकालते हैं। ये रसायन जो हैं, इन तत्वों को मिट्टी के अंदर घोलते हैं, इन तत्वों को रिलीज करते हैं, जिससे इनकी उपयोगिता बढ़ती है। तो इसके लिए हमें बायो फर्टिलाइजर्स का जरूर प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसबी है, केएमबी है, जिंक वाले आते हैं। तो जितने भी प्रकार के हमारे पास बायो फर्टिलाइजर हैं, उनका प्रयोग आप जरूर करें। ये बायो फर्टिलाइजर धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन लगातार काम करते हैं। तो मिट्टी के अंदर जो जमा हो चुका है, जो फिक्स हो चुका है पोषक तत्व, तो उसको धीरे 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 ये रिलीज करते हैं, सोलबलाइज करते हैं। तो इन सूक्ष्म जीवों की संख्या हमें जैव उर्वरकों के माध्यम से बढ़ानी चाहिए। तीसरा उपाय हम क्या करें कि चूंकि हमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ानी है, और सूक्ष्म जीवों के लिए जो भोजन होता है वो कार्बन होता है, जैविक कार्बन होता है। तो हम जैविक कार्बन की मात्रा को बढ़ाएं। अब जैविक कार्बन किससे बढ़ेगा? जैविक पदार्थों से बढ़ेगा। तो हम जब भी प्रयास करें, जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाएं, जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। तो अब ये जैविक पदार्थ गोबर की खाद से, कंपोस्ट से, हरी खाद से, केचुए की खाद से, पत्ती की खाद से, डंठल से, जो भी हो हमारा, उसको प्रयोग करना चाहिए। चाहे फसल अवशेष हो हमारे, फसल अवशेषों को खेत में रिसाइकिल करना चाहिए, क्योंकि ये फसल अवशेष भी कार्बन होता है इनके अंदर, और सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का काम करते हैं, जिससे इनकी सक्रियता बढ़ती है। तो किसी भी प्रकार से हम सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करें। अब देखिए, आप पे कोई भी मान लीजिए जैविक पदार्थ का स्रोत नहीं है, मतलब आप पे नहीं है, FYM नहीं है, कंपोस्ट नहीं है, वर्मी कंपोस्ट नहीं है, ढैंच आप नहीं लगा पा रहे हैं, ग्रीन मैन्योरिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसे हम हरी खाद कहते हैं, लेकिन हमारे पास फसल अवशेष तो हैं, क्योंकि हमने जो फसल उगाई है उसके अवशेष तो रहेंगे ही। तो डंठल है, पत्तियां हैं, इनको आप जरूर प्रयोग करें, इनको खेत से बाहर ना निकालें। अगर आप इनको खेत से बाहर कर देंगे तो ऑर्गेनिक मैटर हमारे खेत का धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये हमको जैविक पदार्थ बना करके रखने हैं, इनकी बढ़ाना है। अगला उपाय हमें क्या करना है? मृदा के स्वास्थ्य पे हमें ध्यान देना है। मृदा स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा तो हमारा मिट्टी अच्छी बनी रहेगी, जिसमें एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, और सूक्ष्म जीव अपना अच्छी तरह से काम करेंगे। जो भी पोषक तत्व होगा मिल जाएगा, उसके अंदर हवा अच्छी जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। तो सॉइल हेल्थ के जितने भी हमको उपाय हो सकते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य पे हमें ध्यान देना चाहिए, और वो जैविक पदार्थों की मात्रा से आता है। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि हमारी मिट्टी के अंदर पानी ना तो बहुत कम रहे ना बहुत ज्यादा हो, वाटर स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। ये सारे सॉइल हेल्थ के अंदर आते हैं। तो मेन जो हमारा है, मृदा स्वास्थ्य को कैसे हम ठीक रखें, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, उसको आप जरूर देखें। हमारी सॉइल की क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, वायु संचार अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर भुरभुरापन होना चाहिए, उसके अंदर पानी रोकने की क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पानी रोक ले, और ऐसा भी नहीं हो कि पानी बहुत जल्दी ड्रेन कर जाए, सूखी हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इन कुछ बातों पर ध्यान कर लेते हैं, तो जो हम फर्टिलाइजर देंगे, केमिकल फर्टिलाइजर देंगे, तो वो उसके रिएक्शंस मिट्टी में कम होंगे, फास्फोरस कम फिक्स होगा, पोटेशियम भी कम फिक्स होगा, जिंक भी कम फिक्स होगा, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी कम फिक्स होंगे। ये पानी में घुले रहेंगे। जब ये पानी में घुले रहेंगे तो निश्चित रूप से पानी के साथ इनको जड़ें ले लेंगी, और जो हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसका पूरा हमें लाभ मिलेगा। तो आप प्रयास यही करें कि अपने खेत में माइक्रोबियल एक्टिविटी, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को बढ़ाने का प्रयास करें। तो उसके लिए हमारे पास जैविक खादें हैं, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, और अलग अलग तरह की जो खाद है वो आप जब भी डालें उससे पहले हम मृदा सुधार करने का कोशिश करें। इसके साथ साथ माइक्रो एक्टिविटी बढ़ाने के लिए जीवामृत आता है, जीवामृत का आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इससे माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है। तो आप जीवामृत को खेत में प्रयोग करें, हम इसको किसी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। जीवामृत से माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है, बैक्टीरिया है, फंगस है, इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। तो जब भी ग्रोथ होगी तो कार्बनिक अम्ल निकलेंगे, एंजाइम्स निकलेंगे, जो केमिकल फिक्स हुआ है उसको रिलीज कराएंगे, उसको घोलेंगे। तो ये मैंने समझाने का प्रयास किया है कि जो फर्टिलाइजर, जो पोषक तत्व फिक्स हो गए हैं, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि हमको सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को किसी भी प्रकार से बढ़ाना है, चाहे वो जीवामृत के माध्यम से बढ़ाएं,
चाहे हम जैव उर्वरक के माध्यम से बढ़ाएं, चाहे हम गोबर की खाद दें, कंपोस्ट दें, और चाहे हम सॉइल हेल्थ को अच्छा करें, उसको हमें माइक्रो एक्टिविटी को अच्छा करना है, जिससे कि जो पोषक तत्व अघुलनशील हुआ है वो घुलनशील हो जाए। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर कोर्सेज रिलेटेड, आप उनको देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।